Hello student, today we are going to start our new chapter web application. So let us start. Web application, this is chapter number 7 according to my syllabus, and let's start. Introduction. A web application refers an application where we send and receive information through the world wide web over the internet or intranet. वेब एप्लीकेशन क्या होती है? एक ऐसी एप्लीकेशन जिसके थ्रू हम लोग ऑनलाइन डेटा को सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेब एप्लीकेशन. अब ये जो वेब एप्लीकेशन होती है, ये वेब एप्लीकेशन को वेब एप्लीकेशन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एप्लीकेशन से के थ्रू तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम लोग डेटा को सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं. लेकिन वेब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस एप्लीकेशन को सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब का यूज़ करते हैं, मतलब इंटरनेट का यूज़ करते हैं. और जब हम लोग इंटरनेट के थ्रू किसी एप्लीकेशन को रन करते हैं, डेटा रिसीव करते हैं, डेटा सेंड करते हैं, तो वो वेब एप्लीकेशंस कहलाती है. अब एक वेब एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या हो सकता है, हम लोग उसकी बात करते हैं. तो सबसे पहले तो उसमें हाइपरटेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है. हाइपरटेक्स्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि उसमें अलग अलग लिंक होती है जिसके थ्रू हम लोग जो डेटा का रिसोर्स है, जहाँ पर डेटा आपका सेव्ड है, वहाँ तक पहुँच सकते हैं. और उसके अलावा उसमें बहुत सारी दूसरी इन्फॉर्मेशन भी स्टोर्ड होती है. देन मल्टीमीडिया इन्फॉर्मेशन, उसके अंदर मल्टीमीडिया इन्फॉर्मेशन हो सकती है. मल्टीमीडिया इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि वहाँ पर टेक्स्ट हो सकता है, मूवीज़ हो सकती है, पिक्चर्स हो सकते हैं, साउंड हो सकता है, और भी दूसरी फाइल्स वहाँ पर एनिमेशंस की फाइल हो सकती है. तो इस प्रकार के मल्टीमीडिया इन्फॉर्मेशन भी एक वेब एप्लीकेशन कैरी करता है. और लास्ट, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI which enables users to point and click to the request submit information instead of typing. और वहाँ पर GUI इंटरफेस भी होता है. GUI इंटरफेस का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. इस इंटरफेस के थ्रू यूज़र किसी भी डेटा के ऊपर या किसी भी वेब एप्लीकेशन के ऊपर टाइपिंग करने के बजाय वहाँ पर क्लिक या पॉइंट आउट कर कर भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता है, सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है. मतलब यहाँ पर ग्राफिकली हम लोग क्या कर सकते हैं? डेटा को एज ए इनपुट दे सकते हैं, रिस्पॉन्स दे सकते हैं, या किसी का रिस्पॉन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं. तो एक प्रकार से अगर हम लोग वेब एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो वेब एप्लीकेशन के अंदर ये बेसिकली आपको ये चीज़ें हमेशा मिलेगी: हाइपरटेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, मल्टीमीडिया इन्फॉर्मेशन और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही कोई वेब एप्लीकेशन क्रिएट की जाती है. Next topic is what is internet. In simple words, an internet is a network of networks. अगर हम लोग इंटरनेट को डिफाइन करें और सिंपल तरीके से डिफाइन करें तो वी कैन से इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. मतलब क्या होता है कि जब छोटे छोटे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ दिया जाता है ताकि वो अलग अलग छोटे छोटे नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कर सकें, तो उसे कहा जाता है इंटरनेट. अब जैसे मान लीजिए कि मेरे घर पर 5 या 6 सिस्टम है और वो आपस में कनेक्टेड है, तो वो एक प्रकार का नेटवर्क हो गया. फिर एक और मेरा फ्रेंड है, उसके घर पे भी 3-4 सिस्टम है, वो भी आपस में कनेक्टेड है. मेरा एक और तीसरा फ्रेंड है, उसके घर पे भी 4-5 सिस्टम है, वहाँ पे भी वो सिस्टम आपस में कनेक्टेड है. तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल 3 अलग अलग छोटे छोटे से नेटवर्क हो गए. अब इन 3 नेटवर्क को जब आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा तो एक बड़ा नेटवर्क बनेगा जो इन 3 नेटवर्क से थोड़ा सा बड़ा होगा. इसे कहा जाएगा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, और ये एक प्रकार से इंटरनेट का ही फॉर्म होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेट बोलते हैं. एक्सेस, इन सिंपल वर्ड, एन इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स स्प्रेड ओवर वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर विथ मिलियंस ऑफ यूज़र. अब ये जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था वो तो मैंने केवल मेरे 2 फ्रेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया था, लेकिन जब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स आपस में मिलकर एक बड़ा सा नेटवर्क बनाते हैं तो उस पूरी दुनिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेट बोलते हैं. और इसमें मिलियंस ऑफ यूज़र कनेक्ट हो सकते हैं. एक्सेस थ्रू द इंटरनेट इज़ प्रोवाइडेड थ्रू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सच एज MTNL, BSNL, रिलायंस, एयरटेल, टाटा एक्सेट्रा. अब अगर हम लोग इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट को जिसे हम लोग एक्सेस कर रहे हैं
उसको कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें सर्विस प्रोवाइडर जैसे MTNL, BSNL, रिलायंस, एयरटेल, टाटा और आज के टाइम में जियो, ये हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं और इंटरनेट के थ्रू हम लोग हमारे फ्रेंड से, रिलेटिव से कनेक्ट हो सकते हैं। देश और दुनिया में जो चल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग गैदर कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं और हमारा जो भी टास्क है वो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। इंटरनेट बिगिंस विद द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ARPANET इन 1969 अंडर द अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट। इंटरनेट को स्टार्ट करने का जो बेसिक आइडिया था वो आया था 1969 से। 1969 में अमेरिकन जो आर्मी थी वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने आपस में एक छोटा सा नेटवर्क क्रिएट किया था और वो टेक्निकल नेटवर्क था जिसको क्रिएट करने में हेल्प की थी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने। तो उसका नाम रखा गया था ARPANET। और ये जो ARPANET था, इसी के थ्रू एक रफ आइडिया हमें लगा कि किस प्रकार से छोटे छोटे नेटवर्क्स को जोड़कर भी आपस में एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया जा सकता है। 1986 में द नेशनल साइंस फाउंडेशन एस्टेब्लिशेस द NSF-NET which work as a backbone of इंटरनेट। 1986 में नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एक NSF-NET नाम से कंसेप्ट क्रिएट किया जो इंटरनेट की बैकबोन के नाम से जाना जाता है। 1990 द ब्रिटिश प्रोग्रामर टिम बर्नर्स-ली डिवाइस्ड हाइपरटेक्स्ट एंड HTML टू क्रिएट www। जो मेन हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इंटरनेट की जो स्टार्टिंग थी वो 1990 से हुई थी और जो प्रोग्रामर था टिम बर्नर-ली डिवाइस्ड, उसने हाइपरटेक्स्ट और HTML लैंग्वेज को क्रिएट कर www की स्टार्टिंग की थी। और यही www आज 30 साल बाद तक भी हम लोग हमारे ब्राउज़र के अंदर इसको यूज़ करते हैं और इसी से हमारा जो नेट है वो एक्सेस हो पाता है। देयर इज़ नो ऑनर ऑफ इंटरनेट। बेसिकली देखा जाए तो इंटरनेट का कोई ऑनर नहीं होता, लेकिन द इंटरनेट सोसाइटी IS एंड द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF और इंजीनियरिंग टास्क फोर्स होता है, वो इस इंटरनेट को क्या करता है, रेगुलेट करता है, इसके रूल्स रेगुलेशन डिसाइड करता है और पूरी दुनिया में चलने वाले इंटरनेट को कंट्रोल करता है। तो ये इंटरनेट था। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है? A web browser is a web client program which allows users to access and navigate the world wide web over internet। देखिए वेब ब्राउज़र क्या होता है, आप लोगों ने आपके सिस्टम पर या आपके मोबाइल पर आपने गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी और UC ब्राउज़र या और भी दूसरे कुछ ब्राउज़र्स का यूज़ किया होगा इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए या इंटरनेट को नेविगेट करने के लिए। तो ये जितने भी इंटरफेस हैं ये एक प्रकार से वेब ब्राउज़र कहलाते हैं। इन्हीं के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेट की दुनिया में एंटर कर सकते हैं। और जब हम लोग इंटरनेट की दुनिया में एंटर करते हैं तो वहाँ पर हमें www का यूज़ करना होता है, वर्ल्ड वाइड वेब का यूज़ करना होता है और उसी के थ्रू हम लोग किसी वेबसाइट पर जाकर या किसी वेब एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखा जाए तो वेब ब्राउज़र जो होते हैं वो एक प्रकार का इंटरफेस होते हैं जिसके थ्रू हम लोग वेब क्लाइंट बन सकते हैं या वेब इंटरनेट को वेब के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब जब आप ब्राउज़र को क्लिक करते हैं वैसे ही आप क्या बन जाते हैं, वेब क्लाइंट बन जाते हैं। क्योंकि आप एक्चुअल में क्या करेंगे, जैसे ही आपने ब्राउज़र को ओपन किया उसमें आप टास्क बार में जाकर या ऊपर एड्रेस बार में जाकर आप किसी वेबसाइट का नाम लिखेंगे या किसी एप्लीकेशन का नाम लिखेंगे। इसका मतलब है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वेब सर्वर को ताकि वो पेज या वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपके ब्राउज़र पर ओपन हो जाए। तो यहाँ पर आप लोग एज अ क्लाइंट रिक्वेस्ट करते हैं, इसलिए आपको क्या कहा जाता है, वेब क्लाइंट कहा जाता है। इट प्रोवाइड एन इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद द इंटरनेट। ये आपको एक प्रकार का इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के साथ इंटरेक्शंस कर सकते हैं या आपको जो एप्लीकेशन रन करना है, जो सॉफ्टवेयर आपको चलाना है वो आप चला सकते हैं।
It send request to the web server for specified web page and display at the client machine. आपने जैसे ही वेब ब्राउज़र को ओपन किया, आपने एक रिक्वेस्ट वेब सर्वर को भेजी है और वो वेब सर्वर क्या करेगा, पर्टिकुलर वेब पेज को आपके जो मशीन है, जो सिस्टम है, उसके ऊपर ओपन कर देगा। आप जो है वो वेब सर्वर के लिए क्या कहलाएंगे, क्लाइंट या वेब क्लाइंट, या आपकी जो मशीन है वो कहलाएगी क्लाइंट मशीन। तो इस प्रकार से हम लोग एज अ वेब क्लाइंट रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर के लिए, सर्वर को, और सर्वर हमें पर्टिकुलर पेज हमारे मशीन के ऊपर हमें ओपन करके देता है। तो हमारी जो मशीन है वो कहलाती है क्लाइंट मशीन। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो रिक्वेस्ट है वो वेब सर्वर की तरफ जाती है, वेब सर्वर से जो अप्रूवल है वो क्लाइंट मशीन की तरफ आता है। इट ऑल्सो मेंटेन हिस्ट्री ऑफ विजिटेड वेब पेजेस एंड मे प्रोवाइड टूल्स फॉर ईजी वेब सर्फिंग। अब जितने भी वेब पेजेस हम लोग ओपन करते हैं या जितनी भी वेबसाइट हम लोग ओपन करते हैं, उसकी पूरी एक हिस्ट्री बनती चली जाती है और वो हिस्ट्री बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं उस ब्राउज़र में सेव होती चली जाती है। उसी ब्राउज़र के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे टूल प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, ईजीली वेब सर्फिंग कर सकते हैं। वेब सर्फिंग का मतलब होता है कि आप अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर जाकर उनके बारे में पता कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन आप गेन कर सकते हैं, या कोई वेब एप्लीकेशन को आप रन कर सकते हैं। सब कॉमनली यूज वेब ब्राउज़र्स आर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगर मैं कुछ कॉमन वेब ब्राउज़र्स की बात करूं तो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्योंकि ये हर विंडोज़ ओएस के साथ आता है बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद मोजिला फायरफॉक्स हम लोग यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओपेरा आता है, वेबकिट आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं गूगल क्रोम आप लोग यूज़ कर रहे हैं, गूगल क्रोम के अलावा जो मोजिला फायरफॉक्स होता है ये सबसे ज़्यादा सिक्योर होता है और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। तो मोजिला फायरफॉक्स को आप लोग बिना किसी रॉयल्टी के, बिना किसी प्रॉब्लम के डाउनलोड करके इसको एक्सेस कर सकते हैं और ये सबसे ज़्यादा सिक्योर होता है। इस कारण से जहाँ अधिकतर सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में इसका यूज़ भी किया जाता है। तो ये कुछ वेब ब्राउज़र्स के बारे में था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वेब सर्वर क्या होता है। देखिए, वेब सर्वर आर द कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट ऑन विच वेब पेजेस आर स्टोर्ड। अब सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि वेब सर्वर क्या होता है, तो वेब सर्वर्स एक प्रकार के कंप्यूटर्स ही होते हैं और वो इंटरनेट की दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पर वेब पेजेस को स्टोर किया जाता है। इट इज़ equipped with a program which listen request from the web client or web browser and send web pages। अब इनका काम क्या होता है, इनके अंदर ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स इंस्टॉल किए जाते हैं या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं जिनका काम होता है कि किसी वेब क्लाइंट से आने वाली रिक्वेस्ट को लिसन करना, सुनना और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करना, वेब पेजेस को पर्टिकुलर क्लाइंट मशीन पर सेंड करना। मतलब यहाँ पर वेब सर्वर का काम सिंपल सा ये है कि उसको आने वाली रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना होता है, उसको समझना होता है और उसको ये समझना पड़ता है कि क्लाइंट मशीन उससे क्या डिमांड कर रही है और फिर उस डिमांड के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वेब सर्वर है वो क्या करता है, अपना रिस्पॉन्स भेजता है और उसके अकॉर्डिंग वेब पेजेस को एक क्लाइंट मशीन के ऊपर सेंड करता है। द मेजर फंक्शंस ऑफ द वेब सर्वर्स आर, नीचे कुछ मेजर फंक्शंस दिए गए हैं वेब सर्वर के, उन्हें हम वन बाय वन देखते हैं। सर्विंग ऑफ वेब पेजेस ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ब्राउज़र, सबसे पहला टास्क तो यही हो गया कि जो ब्राउज़र के थ्रू रिक्वेस्ट वेब पेजेस की वेब सर्वर के पास आई है उस रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करना मतलब जो वेब पेजेस की रिक्वेस्ट उसके पास भेजी गई है वेब सर्वर के पास, वेब सर्वर को उनको अप्रूव करना होता है और उन वेब पेजेस को उसको क्लाइंट को भेजना होता है। अब अगर उसमें से कोई वेब पेज ओपन नहीं किया जा सकता है या कुछ क्रैश हो चुका है या वो साइट ही क्रैश हो चुकी है, तो उस कंडीशन में जो वेब सर्वर होता है वो एक रिस्पॉन्स या एक मैसेज जनरेट कर क्लाइंट मशीन को भेजता है ताकि क्लाइंट मशीन पर जो भी यूज़र है वो समझ जाए कि यहाँ पर या तो पेज क्रैश हुआ है या वेबसाइट क्रैश हो गई है, तो उसकी रिक्वेस्ट फुलफ़िल नहीं की जा सकती। मतलब यहाँ पर या तो सर्वर के पास आने वाली रिक्वेस्ट फुलफ़िल होगी और अगर वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही किसी भी कारण से, तो उसका जो सॉल्यूशन है या उसका जो मैसेज है या उसका जो कारण है
वो कारण हमेशा क्लाइंट मशीन को भेजा जाता है, ताकि क्लाइंट मशीन पर जो यूज़र है वो समझ पाए कि उसका जो डिज़ायर्ड पेज है या जो वो ओपन करना चाह रहा है वो ओपन क्यों नहीं हो रहा है। कंट्रोलिंग एक्सेस एंड सिक्योरिटी ऑफ द सर्वर। अब वेब सर्वर का काम केवल वेब पेजेस को ओपन करना ही नहीं होता, इसका सबसे बड़ा टास्क होता है कि इसको वेब सर्वर को एक्सेस करने को लेकर कंट्रोल करना। मतलब वेब सर्वर जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट मशीन होती है, क्योंकि उसी से सारे यूज़र्स की जो डिज़ायर्ड वेब एप्लीकेशन है वो फुलफ़िल होती है। तो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम और इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम भी कौन करता है? वेब सर्वर ही करता है, क्योंकि वेब सर्वर ही इन सब चीज़ों को वॉच करता है और वो सिस्टम को क्रैश होने से बचाता है। अगर नंबर ऑफ रिक्वेस्ट ज़्यादा होती है तो 1 बाय 1 उनकी पूलिंग कर वो 1 बाय 1 एक रिक्वेस्ट को ओपन करता है, एक रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट बढ़ती चली जाती है तो उस कंडीशन में कभी कभार वेब सर्वर भी क्रैश हो जाता है। तो इस पूरे सिस्टम को एक्सेस करना और उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? वेब सर्वर करता है, और वेब सर्वर साथ में इसको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट टास्क है इसका मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग सर्वर एक्सेस स्टैटिस्टिक्स। इसका एक और सबसे बड़ा टास्क होता है कि जितनी भी एप्लीकेशन, जितने भी टास्क एक वेब सर्वर के ऊपर चल रहे हैं उसको मॉनिटर करना और उनकी लॉगिंग करना। लॉगिंग करने का मतलब होता है उसका रिकॉर्ड रखना, ताकि कभी भी कोई स्टैटिस्टिक्स को क्रिएट किया जाए तो उससे पता चल सके कि कब कब वेब सर्वर ने कौन कौन पेजेस किस किस क्लाइंट को ओपन करके दिए हैं या कहाँ कहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट कैसी रही है। तो एक प्रकार का जो पूरा स्टैटिस्टिक्स होता है वो पूरा रेडी करने का काम भी कौन करता है? वेब सर्वर करता है। तो इस प्रकार से ये 3 मेजर टास्क होते हैं जो एक वेब सर्वर को करना होते हैं। सब मोस्ट पॉपुलर वेब सर्वर्स आर अपाचे वेब सर्वर। सबसे ज़्यादा जो वेब सर्वर यूज़ किया जाता है, पॉपुलर वेब सर्वर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो अपाचे का होता है, और ये एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है लिनक्स के लिए। ठीक है। फिर MS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर IIS। अगर आप विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम में MS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर होता है। ये भी एक प्रकार का वेब सर्वर होता है। एंड नेटस्केप इंटरप्राइज वेब सर्वर। नेटस्केप इंटरप्राइज वेब सर्वर का भी यूज़ किया जाता है ताकि जो इंटरनेट की एप्लीकेशंस है उनको क्रिएट किया जा सके या उसके ऊपर वर्क किया जा सके। तो ये जो पूरा टॉपिक था ये वेब सर्वर को लेकर था, और इसके पहले हमने वेब क्लाइंट को लेकर बात की थी। पीछे की साइड पे आप देख सकते हैं वेब ब्राउज़र भी बोल सकते हैं इसको और वेब क्लाइंट भी बोल सकते हैं। तो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ में आना चाहिए कि वेब ब्राउज़र क्या होता है या वेब क्लाइंट क्या होता है, और दूसरा टॉपिक अभी हमने पढ़ा वेब सर्वर क्या होता है। क्योंकि इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन कुछ लिंक करके आपसे पूछा जाता है और वो क्वेश्चन की लिंकिंग आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि दोनों को या तो सेपरेट टॉपिक के फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि वेब सर्वर क्या होता है या ये किस प्रकार से वर्क करता है या इसके फंक्शंस क्या होते हैं, या कभी कभार ऐसा पूछ लिया जाता है कि वेब ब्राउज़र क्या होता है या वेब क्लाइंट क्या होता है और ये किस प्रकार से काम करता है, और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, कभी कभार ऐसा भी पूछा जाता है। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आना चाहिए कि वेब सर्वर क्या है, वेब क्लाइंट क्या है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। और हमारा जो इंटरनेट का, हमने इसके पहले जो इंटरनेट वाला टॉपिक पढ़ा था, इंटरनेट के थ्रू हमें किस प्रकार से डेटा सेंड करना होता है या किस प्रकार से डेटा रिसीव होता है, वो किस कंसेप्ट पे काम करता है। तो शायद आपको ये समझ में आया होगा, सर्वर और क्लाइंट, इस कंप्यूटिंग मॉडल के ऊपर पूरा इंटरनेट काम करता है। तो सर्वर और क्लाइंट के नाम से भी कभी कभार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट टॉपिक है जिसको आपको स्टडी करना है और इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। अब इसके बाद जो है वो आएगा वेब एड्रेस एंड URL। तो ये वाला टॉपिक जो है वो हम आने वाली जो नया वीडियो लेक्चर होगा उसमें इसकी बात करेंगे, और इसके आगे की भी टॉपिक पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि वेब एप्लीकेशन किस किस प्रकार से काम करती है और उसके अंदर क्या क्या टास्क होते हैं। और ये पूरा जो चैप्टर है पूरा थ्योरेटिकल है, और इस चैप्टर को आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा
क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं और बनते भी काफ़ी है। तो आप लोग पढ़ना भी स्टार्ट करिए क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है और हमारा जो थियोरेटिकल पार्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अब बस प्रैक्टिकल पार्ट बचेगा, तो प्रैक्टिकल पार्ट मोस्ट प्रॉबेबली अभी स्कूल खुल जाएंगे तो प्रैक्टिकल पार्ट भी बहुत जल्दी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो सिलेबस हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा और अब आप लोगों की ड्यूटी बचेगी कि आप लोग कितना तेज़ी से इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और इन चीज़ों को समझते हैं। कहीं पर अगर कोई टॉपिक पढ़ते समय आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। Web address and URL. A location of a web server is called website, and each web page is stored on the website has a unique address called URL, or we can say Uniform Resource Locator. आज हम लोग वेब एड्रेस और URL की बात करने वाले हैं क्योंकि आपने ये टर्म बहुत बार सुनी होगी कि वेब एड्रेस हमें किसी वेबसाइट के बारे में बताता है, URL क्या है, या URL भेज दो या लिंक भेज दो। तो ये जो टर्म हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं, आज हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि एक्चुअल में इनका मीनिंग क्या होता है या इनका टास्क क्या होता है। अब जैसे वेब एड्रेस की बात अगर हम लोग करते हैं तो अ लोकेशन ऑफ द वेब सर्वर इज कॉल्ड वेबसाइट। जहाँ पर भी वेबसाइट की लोकेशन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेब सर्वर बोलते हैं। या जहाँ पर वेब सर्वर होता है वो एक्चुअल में वेबसाइट की लोकेशन होती है। दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। एंड ईच वेब पेजेस स्टोर्ड ऑन अ वेबसाइट हैज़ ए यूनिक एड्रेस कॉल्ड URL। अब जितने भी अगर आपने कोई वेबसाइट बना रखी है तो उसमें मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं और उन मल्टीपल पेजेस के यूनिक एड्रेस होते हैं जिसे कहा जाता है URL, मीन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आपको बहुत अच्छे से इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में ये फुल फॉर्म पूछा जाता है। अब देखिए नीचे एक एग्जाम्पल है http://www.thinkquest.org/aboutus.html। यहाँ पर ये जो पूरी लिंक है ये क्या कहलाती है, एक प्रकार से URL कहलाती है, या हम लोग इसको लिंक बोल देते हैं जनरली। अब देखिए इस लिंक में कौन सी चीज़ क्या है उसको भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, उसका स्ट्रक्चर पूरा यहाँ पे बना हुआ है। आप उसको देखकर भी पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। सबसे पहले HTTP लिखा है। HTTP मतलब क्या होगा, एक प्रोटोकॉल हो गया, फिर कॉलन है, फिर डबल स्लैश है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो लिखा है www.thinkquest.org, ये क्या कहलाता है, डोमेन नेम कहलाता है। उसके बाद /aboutus.html, यहाँ पर ये डायरेक्टरी पाथ भी हो सकता है और साथ में ऑब्जेक्ट का नाम भी है। तो इस प्रकार से एक प्रोटोकॉल, डोमेन नेम, डायरेक्टरी पाथ या ऑब्जेक्ट नेम के साथ ही आपका एक URL कंप्लीट होता है। अब इसमें प्रोटोकॉल क्या होता है, डोमेन क्या होता है, डायरेक्टरी पाथ क्या होता है या ऑब्जेक्ट नेम क्या होता है, अपन इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोटोकॉल की। इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ प्रोटोकॉल टू बी फॉलोड बाय द सर्वर। यहाँ पर प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जब भी किसी प्रोटोकॉल की बात होती है तो प्रोटोकॉल का मतलब है कि वहाँ पे सेट ऑफ रूल्स है और उन रूल्स को फॉलो करने का काम कौन करता है, सर्वर उन रूल्स को फॉलो करता है और उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो पेज की रिक्वेस्ट उसके पास आती है उस पेज को ओपन करने का काम करता है। सम कॉमनली प्रोटोकॉल्स आर HTTP, HTTPS, FTP, न्यू एक्सेट्रा। अब HTTP अपने आप में एक अलग प्रोटोकॉल होता है, फिर HTTPS अलग प्रोटोकॉल होता है, FTP अलग होता है और न्यू अलग होता है। वैसे HTTP और HTTPS दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, जो आखिरी में S लगा है उसका मतलब होता है सिक्योर्ड। तो इस कारण से दोनों प्रोटोकॉल होते एक ही है, लेकिन एक छोटा सा स्लाइटली सा डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज डोमेन नेम। इट स्पेसिफाइज द नेम ऑफ वेब सर्वर ऑन द इंटरनेट including domain name like .com, .org, .mil, .edu और country domain like in, .ca, .au etc. अब डोमेन नेम की अगर हम लोग बात करें तो डोमेन नेम क्या होता है, ये वेब सर्वर का एक प्रकार से एड्रेस होता है जो आपको कहाँ पे मिलेगा, वेब सर्वर के ऊपर मिलेगा। और इसी डोमेन के मतलब जैसे यहाँ पे तो अपन ने क्या यूज़ किया हुआ है .org,
लेकिन कहीं पर आपको .com भी मिल सकता है, कहीं पे .mil मिल सकता है, कहीं पे .edu मिल सकता है, कहीं कहीं पर जो कंट्री के नेम होते हैं उन नेम के बेसिस पर भी आपको क्या मिल सकता है, डोमेन नेम मिल सकता है, जैसे .in मिल सकता है, फिर .ca .au, ये सारे डोमेन नेम कहलाते हैं। उसके बाद बात होती है डायरेक्टरी पाथ की। इट स्पेसिफाइज द लोकेशन ऑफ फाइल वेब पेज ऑन द सर्वर। डायरेक्टरी पाथ क्या बताता है कि आपका पेज कौन सी डायरेक्टरी के अंदर या आपका वेब पेज सर्वर पर किस लोकेशन पर रखा हुआ है। और लास्ट होता है ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्जेक्ट नेम क्या बताता है कि पेज का नाम क्या है या कौन सा पेज ओपन करना है या किस पेज पर उसकी हेडिंग क्या है, तो वो आपको क्या बताता है, ऑब्जेक्ट नेम। इट स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द स्पेसिफिक वेब पेज लाइक index.html। आप इसको इंडेक्स बोले या इसको आप मेन जो हमारा पेज होता है वो बोले, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज ओपन होता है वो इंडेक्स पेज कहलाता है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग index.html भी बोलते हैं। तो ये एक प्रकार से वेब एड्रेस हो गया, और वेब एड्रेस में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। उन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे 1 बाय 1 अभी देखा। अब आगे की जो स्लाइड है उसमें हम लोग कम्युनिकेशन विद द वेब सर्वर। अब हमें क्या देखना है कि वेब सर्वर के साथ जो कम्युनिकेशन होता है वो किस प्रकार से होता है। द इंटरनेट और द www वर्क्स ऑन द क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग सिस्टम। इन दिस मॉडल योर PC equipped with the web browser work as a web client and the other machine which serves the pages called web server. A web server follows the some protocols like HTTP, FTP or SMTP, etc. When the web browser, web client, or we can say requests for a HTML pages stored on the remote machine, web server, the server locates the file and pass it to the client. देखिए, मैं आपको अब जो चीज़ कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है या वेब सर्वर क्या होता है। तो जो चीज़ अब आपको बताई जाएगी या जो नीचे फ्लो चार्ट आप देख पा रहे हैं, आप इसको एज इट इज़ बना के आ जाइए और इसके बारे में लिख के आ जाइए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, लेकिन काफ़ी इजी टॉपिक है। तो हम लोग बात करते हैं कि वेब सर्वर में कम्युनिकेशन कैसे होता है, या हम लोग यहाँ पर जब क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल की बात होती है तो उसको किस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं, अपन उसके ऊपर बात करते हैं। द इंटरनेट और द www वर्क्स ऑन द क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल। जितना भी हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं वो सारा सिस्टम, मतलब www जहाँ पे भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली इसको हम ब्राउज़र में यूज़ करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते समय करते हैं। तो ये जब कंसेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमेशा क्लाइंट सर्वर मॉडल यूज़ होता है। इन दिस मॉडल योर PC equipped with the web browser work as a web client। इस कंडीशन में आपका सिस्टम एक वेब ब्राउज़र का यूज़ कर क्या बन जाता है, वेब क्लाइंट बन जाता है। क्योंकि अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है तो इंटरनेट यूज़ करने के लिए आपके पास एक ब्राउज़र होना चाहिए, और जब आप उस ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आप क्या कहलाएंगे, वेब क्लाइंट कहलाएंगे। एंड द अदर मशीन विच सर्व्स द पेजेस कॉल्ड वेब सर्वर। और आप वेब क्लाइंट है, और एज अ वेब क्लाइंट जब आप किसी पेज को ओपन करने की रिक्वेस्ट अपने सर्वर को भेजेंगे तो वो जो सर्वर है या वो जो मशीन है वो क्या कहलाएगी, वेब सर्वर कहलाएगी। अ वेब सर्वर फॉलोज द सम प्रोटोकॉल्स लाइक HTTP, FTP, SMTP, etc. अब जो वेब सर्वर होता है वो कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है, और ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ये प्रोटोकॉल्स HTTP हो सकते हैं, FTP हो सकते हैं, SMTP हो सकते हैं। प्रोटोकॉल्स के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं। नेटवर्किंग का जो चैप्टर हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने प्रोटोकॉल्स की बात भी की थी, तो होपफुली आपको ये याद होगा। वेन वेब ब्राउज़र और वी कैन से वेब क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर अ HTML पेज stored on the remote machine web server. The server locates the file and passes it to the client. अब जब इस क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग की स्टार्टिंग होती है, मान लीजिए मैंने जैसे ही ब्राउज़र को ओपन किया और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद मैंने उसमें जो एड्रेस बार है उसमें एड्रेस लिखा www.google.com। मीन्स मैं एज अ वेब क्लाइंट एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ वेब सर्वर को कि मुझे गूगल पेज को ओपन करना है, और वो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, वेब सर्वर के पास।
वो वेब सर्वर जो होता है वो एक प्रकार की रिमोट मशीन होती है जहाँ पर HTML की पेजेस की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाता है और फिर सर्वर अपने पास उस पेजेस की जो लोकेशन है उसको सर्च करता है और उस पेज की लोकेशन को क्लाइंट को पास कर देता है। तो इस प्रकार से मैं एज अ क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता हूँ, सर्वर मेरी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है और इस प्रकार से क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन चलता रहता है। और यही जो सिस्टम है, यही जो मॉडल है वो वेब क्लाइंट मॉडल कहलाता है, या सॉरी वेब सर्वर मॉडल, क्लाइंट सर्वर मॉडल कहलाता है। और उसी का हम लोग सारे इंटरनेट की लाइफ में, मतलब जितना भी हम लोग इंटरनेट के बारे में पढ़ते हैं वहाँ पर सभी जगह इसी मॉडल का यूज़ किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे फ्लो चार्ट बना हुआ है। एक जगह लिखा है वेब क्लाइंट जिसमें हम लोग एज अ ब्राउज़र वेब क्लाइंट बनते हैं और दूसरी तरफ लिखा हुआ है वेब सर्वर, मतलब जहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं तो वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देता है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा है रिक्वेस्ट फॉर द HTML वेब पेज। वेब क्लाइंट क्या करता है, HTML वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट को सेंड करता है वेब सर्वर के ऊपर और वेब सर्वर क्या करता है, उसी का रिप्लाई देता है। सर्वर लोकेट द फाइल एंड सेंड टू द क्लाइंट। सर्वर क्या करता है, उस फाइल को लोकेट करता है और उस फाइल को किसको भेज देता है, क्लाइंट को। द ब्राउज़र डिस्प्लेज द वेब पेज, और जो ब्राउज़र है वो उस वेब पेज को ओपन कर देता है। तो इस प्रकार से वेब सर्वर के साथ हमारा कम्युनिकेशन होता है और ये जो पूरा कम्युनिकेशन है ये कहलाता है क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल। तो आपको इसको कभी कभार ये एग्ज़ाम में क्लाइंट सर्वर मॉडल के नाम से भी पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए और इतना आपको लिखना आना चाहिए। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। व्हाट इज़ HTML? वेब एप्लीकेशन अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे बेसिक चीज़ होती है HTML, क्योंकि HTML के बिना वेब पेज बनते ही नहीं है और वेब पेज ना बनेगा तो कोई वेब एप्लीकेशन नहीं बनेगी और वेब एप्लीकेशन नहीं बनेगी तो हमारा ये चैप्टर बन ही नहीं पाएगा। मतलब ये चैप्टर हमें पढ़ना अगर है तो हमें HTML के बारे में पता होना चाहिए। HTML क्या होता है? HTML is a document layout and hyperlink specification language. That is a language used to design the layout of the document with hyperlink. अब HTML क्या होता है? ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट लेआउट होता है और इसमें हाइपरलिंक स्पेसिफिकेशन मेंशन किया जाता है। मतलब एक प्रकार की लैंग्वेज हम इसको बोल सकते हैं जिसमें जो लेआउट होता है वो लेआउट डॉक्यूमेंट टाइप का होता है और इसमें हाइपरलिंक का स्पेसिफिकेशन होता है। तो ये सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? HTML कहलाता है। अब इसको हम लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों तरीके से पढ़ रहे हैं? तो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से या डेफिनेशन के वजह से थोड़ा सा आपको ऐसा अजीब सा लग सकता है, लेकिन ये डेफिनेशन काफ़ी ईजी है। मैं अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं बोलूँगा कि HTML क्या है? एक पेज लेआउट लैंग्वेज है और वो पेज कैसा है? वेब पेज है। तो यहाँ पर जब भी हमें कोई वेब पेज क्रिएट करना होता है तो बेसिक लैंग्वेज के तौर पर हम लोग HTML का यूज़ करते हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, ये वेब पेज लेआउट लैंग्वेज है। ठीक है, इस पर हम लोग वेबसाइट का या वेब पेज का डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, लेआउट बनाते हैं, इसमें डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो मल्टीमीडिया के स्ट्रक्चर है उनका यूज़ कर सकते हैं, हाइपर लिंक्स का यूज़ करते हैं। इसी कारण से हम लोग HTML को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। मतलब HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTML tells the web browser how to display the content of a hypertext document, including text, images and other supported media. HTML क्या करता है? वेब ब्राउज़र को बताता है कि किस प्रकार से HTML में बने हुए पेज को ओपन करना है, जबकि उस पेज के अंदर हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा, उसके अंदर टेक्स्ट होगा, इमेजेस होगी और दूसरे सपोर्टिंग जो मल्टीमीडिया के फाइलें हैं वो होगी। तो HTML के पेज को वेब ब्राउज़र के ऊपर किस प्रकार से ओपन किया जाएगा ये HTML हमें बताता है। अब इसके बारे में HTML के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। HTML इट इज़ अ वेब पेज लेआउट लैंग्वेज। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि HTML क्या होता है? वेब पेज लेआउट लैंग्वेज होती है। हाइपरलिंक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन HTML वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं होता, क्योंकि काफ़ी लोग इसको वर्ड प्रोसेसिंग टूल मान लेते हैं या उसकी कैटेगरी में रख देते हैं।
कुछ लोग इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं है, ये वेब पेज लेआउट लैंग्वेज है जो आपको यूज़ करना होती है, और इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वेब पेजेस और वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। एलिमेंट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, HTML की, तो हमें उसके जो डॉक्यूमेंट यूज़ मतलब अगर कोई HTML डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके कौन कौन से एलिमेंट हमें यूज़ करना पड़ेंगे या कौन कौन से एलिमेंट हमारे काम में आएंगे वो हमें पता होना चाहिए। HTML इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट कॉल्ड टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। HTML जो होती है वो कौन से एलिमेंट से मिलकर बनती है, टैग्स से और एट्रीब्यूट से। अब इन टैग और एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट को क्रिएट करते हैं डॉक्यूमेंट के लिए। अब जैसे अ टैग इज़ अ कोडेड HTML कमांड दैट इंडिकेट्स हाउ पार्ट्स ऑफ द वेब पेजेस शुड बी डिस्प्लेड। टैग क्या होता है, टैग एक प्रकार का कोडेड HTML कमांड होता है जो हमें ये बताता है कि कोई वेब पेज किस प्रकार से डिस्प्ले होगा। टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव एंड कंटेन विद इन एंगल ब्रैकेट। टैग्स जो होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते। केस सेंसिटिव नहीं होने का मतलब है कि आप उन्हें कैपिटल्स में लिखें या स्मॉल लेटर्स में लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आप उसको मिक्स लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। मिक्स मतलब स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में भी। और इसको लिखने का क्या तरीका होता है, इसको एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। देखिए आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं ये एंगुलर ब्रैकेट है, और अगर इसको मैं एग्जांपल के तौर पे देखूँ तो देखिए यहाँ पे HTML लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, टैग हो गया। अब आप इसको कैपिटल्स में लिखें या स्मॉल लेटर में लिखें, दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्यों सेम होते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव नहीं होते। जावा लैंग्वेज जो होती है वो केस सेंसिटिव होती है। मोस्ट ऑफ द टैग्स आर यूज्ड इन द पेयर दैट इज बिगिन एंड एंड ऑफ द टैग। एंड टैग्स आर बिगिन विद द स्लैश कैरेक्टर। अब देखिए यहाँ पर जितने भी टैग हम लोग यूज़ करते हैं, अधिकतर टैग पेयर में यूज़ किए जाते हैं। मतलब अगर किसी का ओपनिंग टैग है तो उसका क्लोजिंग टैग भी होगा, और कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनको हम लोग सिंगल टैग एज अ सिंगल टैग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो टैग्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ओपनिंग टैग जो है उसके आगे तो कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन जो क्लोजिंग टैग होता है उसके आगे एक कैरेक्टर, ये बैकवर्ड स्लैश होता है, इसको यूज़ किया जाता है। सॉरी, ये फॉरवर्ड स्लैश होता है, इसको यूज़ किया जाता है। और इस स्लैश का यूज़ करने से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर जो टैग ओपन हुआ था वो क्लोज हो रहा है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, हेड एक टैग का नाम है, और उस टैग को अगर हम क्लोज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, स्लैश और हेड। एन एट्रीब्यूट इज अ स्पेशल वर्ड इनसाइड अ टैग विच स्पेसिफाई द एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द टैग सच एज कलर, अलाइनमेंट एक्सेट्रा। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, तो एट्रीब्यूट्स एक प्रकार का स्पेशल वर्ड होता है, टैग के अंदर होता है, जो उस टैग के बारे में प्रॉपर्टीज़ को, उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन को हमें बताता है कि टैग के अंदर लिखे जाने वाला कंटेंट का कलर कैसा होगा, फ़ॉन्ट साइज़ कैसी होगी, उसका अलाइनमेंट कैसा होगा, उसको हम किस फ़ॉन्ट स्टाइल में लिखेंगे, उसकी फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगी। तो एट्रीब्यूट हमें उनकी प्रॉपर्टी बताता है। टैग के अंदर लिखे गए कंटेंट की प्रॉपर्टी हमें कौन बताता है, एट्रीब्यूट बताता है। तो इस प्रकार से हम लोग एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट आर फॉलोड बाय अ वैल्यू, नंबर और वर्ड। अब कितने ही एट्रीब्यूट जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो एट्रीब्यूट के साथ हमेशा या तो कोई वैल्यू होती है या कोई नंबर होता है। जैसे यहाँ पे मैंने बॉडी टैग यूज़ किया हुआ है, तो बॉडी टैग के अंदर एट्रीब्यूट है बीजी कलर। तो ये बीजी कलर क्या है, बैकग्राउंड के कलर को शो कर रहा है। तो जो बॉडी, हम लोग कोई भी वेब पेज अगर बना रहे हैं तो उसमें जो बॉडी वाला पार्ट होगा वो कैसा कलर का दिखाई देगा, रेड कलर का, क्योंकि यहाँ पे हमने बॉडी टैग के अंदर क्या यूज़ किया है, बीजी कलर एट्रीब्यूट यूज़ किया है। और इसी एट्रीब्यूट के कारण जो बॉडी का कलर है वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, टैग और एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं। फिर दो टाइप के और इसमें टैग होते हैं, एक होता है कंटेनर और एक होता है एम्प्टी टैग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द टैग्स आर यूज्ड इन HTML। कंटेनर टैग, सबसे पहले कंटेनर टैग की बात करते हैं।
दिस HTML टैग रिटर्न इन द पेयर दैट इज स्टार्टिंग एज वेल एज एंडिंग। कंटेनर टैग उन टैग्स को बोलते हैं जिसमें स्टार्टिंग का टैग होता है और क्लोजिंग का टैग होता है। जैसे एग्जांपल के लिए टाइटल लिखा अपन ने, तो टाइटल का ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है और यहाँ पे आ जाएगा माय फर्स्ट पेज। और अगर हम लोग एम्प्टी टैग की बात करें, हमने अभी एक तो पढ़ा कंटेनर टैग और एक होता है एम्प्टी टैग। दिस टैग आर रिक्वायर्स जस्ट अ स्टार्टिंग टैग नॉट एंडिंग टैग। जब भी हम लोग एम्प्टी टैग की बात करते हैं तो यहाँ पर हमेशा स्टार्टिंग का टैग होता है, क्लोजिंग का टैग नहीं होता। तो एग्जाम्पल की बात करें तो HR हो गया, BR हो गया, IMG हो गया, तो ये सारे टैग जो है ये सिंगल टैग होते हैं, इनके लिए आपको क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसे कहा जाता है एम्प्टी टैग। तो कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद का जो टॉपिक है HTML टैग स्ट्रक्चर, ये हम लोग अब जो आगे का लेक्चर बनेगा उसमें हम इसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से वेब पेज क्रिएट किए जाते हैं या वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट किया जाता है। और अब आप लोगों को पढ़ना स्टार्ट करना ज़रूरी है क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है और 6 मंथली एग्ज़ाम भी शायद आपकी आने वाली है और इसके बाद फिर हम लोग फाइनल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयारी करेंगे। तो जितना हो गया है थ्योरेटिकल उसको पढ़ना स्टार्ट करिए। डाउट्स आते हैं पूछिए, प्रॉब्लम्स है कुछ तो आप शेयर कर सकते हैं और अदरवाइज़ हम लोग ये चैप्टर 1 बाय 1 कंप्लीट करते ही जा रहे हैं। तो अब आपकी ड्यूटी बची है केवल करने की और आज के लिए अपन फिलहाल इतना ही करते हैं। थैंक यू।